As you know that 72nd BPSC is at hand and जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो थोड़ा सा काफ़ी टफ कर दिया गया है. क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम 11th 12th NCERT biology NCERT, especially the bio section, and the majority of the questions are from biology itself. So let's try to cover the NCERT of 11th and 12th in a concise way, in a fact oriented way that BPSC asks. So we will begin today with cell biology and cell division. This is a part of the 11th class NCERT. We will begin with the fundamental things, the most important questions, the most factual things, and also we'll try to learn some concepts. So let's begin. Though firstly we will be discussing fundamentals and trivia, which is very important that we should learn. So let's begin. Let's first unwrap who discovered the cell, what is cell theory. So the first one is the Robert Hooke in 1665 discovered cell. Okay, the cell discovered by Robert Hooke was dead cell. And in 1674, Anton von Leeuwenhoek discovered a living cell in the pond, and he also discovered bacteria. Cell theory, which was propounded by Sleeden and Swan. Sleeden was a botanist. Sleeden was a botanist who said all plants are made up of cells. Swan was a zoologist who said all plants plus animals are made up of cell. Okay. Now Swan also said that cell is the fundamental unit of life. Cell is the fundamental unit of life. I think I should be speaking both in Hindi and English so that it will be beneficial for you all. तो so let's begin with the very beginning. देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का आविष्कार किया, और जो है इन्होंने जो सेल का आविष्कार किया वो डेड सेल्स था, और इन्होंने सेल टर्म को भी कॉइन किया. ठीक है. और जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे वो 1674 में लिविंग सेल डिस्कवर किए पॉन्ड में, और ये बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किए. फिर सेल थ्योरी पर आते हैं. सेल थ्योरी में स्लीडन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं. फिर स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ नॉट ओनली प्लांट्स बट एनिमल्स आर आल्सो मेड ऑफ द सेल. सिर्फ प्लांट ही नहीं, एनिमल्स भी सेल के बने हुए होते हैं. और इन्होंने कहा कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल एक मतलब बहुत ही बेसिक यूनिट है लाइफ का, मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट है कह सकते हैं. तो फिर इन सब से क्वेश्चन किया गया कि अच्छा बताइए सेल्स आते कहाँ से हैं. देन केम रुडोल्फ विर्चॉ. रुडोल्फ विर्चॉ ने 1855 में कहा कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आती है बाय डिवीजन. और उन्होंने एक लाइन बोला ओमनी सेलुला ए सेलुला. तो पहला, दूसरा और ये तीसरा. तो सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं, और सेल थ्योरी किसने दिया? स्लीडन एंड स्वान ने दिया. बाकी अगर ये पूछा जाए कि ओमनी सेलुला ए सेलुला किससे रिलेटेड है तो रुडोल्फ विर्चो के से कहा जाएगा, रुडोल्फ विर्चो का नाम दिया जाएगा. लेकिन सेल थ्योरी के लिए स्लीडन एंड स्वान को ही क्रेडिट दिया जाता है. एंड वन मोर थिंग हियर इज़ दैट, यहाँ पर कन्फ्यूजन का पॉइंट है. देखिए, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है सेल को, राइट. और यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन है. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डेवलप किया है. तो कन्फ्यूज़न ना हो तो इसमें देखिए यहाँ पर हुक है, और बिहार में एक गाना है हुक राजा जी, और उसमें जो है उसमें भी सी से कुछ है जिसको लगाया जाता है, और यहाँ पे भी हुक ने सेल को ही डिस्कवर किया है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है. जो माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है. PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट. और ये जो है ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं. उसके बाद जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, और ये लार्ज है मतलब इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम. जो लॉन्गेस्ट सेल है वो हमारा नर्व सेल है. सो स्मॉलेस्ट इज PPLO, लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट इज नर्व सेल्स. और जो है लार्जेस्ट सेल जिसका कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है,
जिसका कि इंडिपेंडेंट वो है एसिटाबुलेरिया, ये प्लांट सेल है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक, जैसे प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और यू मतलब होता है एडवांस। तो ये जो सेल है ये मतलब इसमें कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, मतलब दिस शोज द कैरेक्टर्स ऑफ आवर इवोल्यूशन दिस। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसकी न्यूक्लियोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये हमारा यूकैरियोटिक का सेल है और ये जो हमारे यूकैरियोटिक का सेल है, तो इस सेल के अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये स्मूथ, और यहाँ पर बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और ये कवर्ड होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है ये, और इसके अंदर जो है हमारा डीएनए होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कवर्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की सेल की बात करेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। और सबसे पहली बात तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कुछ होते ही नहीं हैं, इसमें बस एक जो है क्या कहते हैं कि इसका जो डीएनए होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, और इसमें जो है एक प्लाज्मिड होता है, एक सर्कुलर डीएनए टाइप का होता है। और ये जो प्लाज्मिड है जिसको कि हम लोग वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, कहाँ पर, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और जो इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, बस यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और ये जो है इसका जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम होता है। चलिए अब न्यूक्लियस और इसका जो सेल वॉल होता है, देखिए अब चूंकि प्रोकैरियोट्स जो है वो मेनली बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है, तो इसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। जो पेप्टाइड, इसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। और ये जो है न्यूक्लियस जो है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। और देखिए सेल वॉल की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो प्लांट सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, जो फंजाई के सेल वॉल होते हैं वो काइटिन के बने हुए होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल जनरली एब्सेंट होता है, और इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। और इसका जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप होता है, लेकिन इसमें 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। और एक बात और कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। तो समटाइम्स ट्रिक क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। चलिए अब हम लोग प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल्स करते हैं, ठीक है। मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। देखिए सेल वॉल चूँकि डेड होता है और इसलिए ये रिजिड होता है और ये फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब इसके थ्रू कोई भी चीज़ आर पार आसानी से जा सकता है, परमिएबल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, ये सेमी परमिएबल होता है या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, चाहे वो प्लांट सेल का हो या फिर एनिमल सेल का हो, ठीक है। और जो एक प्लास्टिड होता है प्लांट में, जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और इसमें प्लास्टिड के अंदर 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मददगार होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में जो होता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। और जो इस वैक्यूल्स का काम क्या है ना कि ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। और देखिए वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, ये वाला मेम्ब्रेन, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब देखिए फिर एक सेंट्रोजोम होता है या सेंट्रियोल्स होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल के डिवीज़न में हेल्पफुल होता है। ये जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो दोनों इक्वेटर पर, दोनों एक्सट्रीम्स पर ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है और सेल को खींचता है और ये सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एटीपी जनरेट करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। इसका खुद का अपना डीएनए भी होता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है और इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि सेल के जो भी डैमेज सेल होता है या डेड सेल होता है उसको एज अ वेस्ट ये इनगल्फ कर जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आरबीसी नहीं, जो डैमेज आरबीसी है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसके लिए स्प्लीन में आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं।
चलिए, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है और ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाएगा, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाएगा, या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को जो है सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सेल को न्यूक्लियस ही चलाता है। और देखिए सेल का रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। ठीक है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस होता है, इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ना मतलब पैकेजिंग का काम करता है, ये मतलब मेनली जो प्रोटीन और लिपिड्स जो बनता है उसको पैकेज करके और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सेल के इनसाइड और आउटसाइड। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, और एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना लिपिड सिंथेसाइज करता है और इसका काम है मेम्ब्रेन बनाना। अगर मान लीजिए सेल के किसी भी ऑर्गेनेल को अपना मेम्ब्रेन बनाना है तो वो किसके पास जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो है राइबोसोम होता है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। चलिए, इससे पहले कि मतलब हम लोग आगे बढ़ें तो मतलब कुछ देयर आर सम ट्रिक क्वेश्चंस कि सेल ऑर्गेनेल में सेल के ऑर्गेनेलीज हैं उसमें कौन सा ऐसा है जो डबल मेम्ब्रेन है, जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन वाले तीन है भैया। एक तो प्लास्टिड्स हो गया, प्लास्टिड्स में तीनों आ गए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया। देखिए प्लांट एनिमल सेल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, प्लांट सेल में न्यूक्लियस और प्लास्टिड पाए जाएंगे। चलिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके पास खुद का मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, मेम्ब्रेनलेस। जो मेम्ब्रेनलेस होते हैं उसका है वो है राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, और न्यूक्लियोइड है। देखिए इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, रसगुल्ला चाहिए ना, और ये इसको एमपिन, ऐसे मोबाइल में हम लोग एमपिन बनाते हैं, MPN। ठीक है, अब देखिए कुछ सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनको भी देखते हैं, जैसे कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है ना, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। जैसे मान लीजिए हमारा ये फेलेंजेस बन रहा है, ये हाथ का, तो अगर मान लीजिए यहाँ वाला सेल क्या होता है, अपने एक प्रोग्राम वे में डाई करता है ताकि जो है हमारे ये डिजिट को सेपरेशन में मदद करें। ठीक है, और ये मतलब एपोप्टोसिस बहुत ही क्रूशियल होता है हमारे बॉडी के एक प्रॉपर शेप में डेवलप करने के लिए। ठीक है, और ये जो है, और इसका एक काम और भी होता है हमारे सेल में, जो अगर हमारे सेल में देखिए हमारे सारे सेल में ऑन्कोजीन अवेलेबल होते हैं, मतलब कार्सिनोज जो कि कैंसर काउज करता है वो जीन अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है और ये एक्टिवेट किसी एक्सटर्नल एजेंट के वजह से होता है तो जो मतलब ये जो प्री कैंसरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको भी ये रिमूव कर देता है। और एक होता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब होता है सेल के द्वारा खुद का ईट कर जाना अपने भी किसी भी डैमेज सेल को। तो ये काम जो है लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम क्या करता है? ऑटोफेजी का भी काम करता है। ठीक है, जो भी डेड और डिजेनरेटेड सेल्स होते हैं इसको खा जाता है ये। और ये जो है हमारा एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म भी है। जब हम लोग स्टारवेट कर रहे होते हैं तो हम लोग रिसाइकिल करते हैं अपने सेलुलर कंपोनेंट्स को, किसके लिए? एनर्जी के लिए। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग सेल डिवीज़न की बात करते हैं। सेल डिवीज़न में बस हम लोगों को इतना याद रखना है कि माइटोसिस है, इसमें इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इसमें जो भी डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं उसके पास 46 क्रोमोसोम होता है। अब देखिए मियोसिस जो होता है, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न कहने का मतलब इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे और सभी के पास जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, 23 होंगे। ठीक है, इसमें प्रोफेज 1 होता है, इसमें 5 फेज होते हैं। 5 फेज का नाम याद रख लीजिए। प्रोफेज के कौन से 5 फेज होता है? पेकाइटिन हो गया, लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये कई बार पूछता है तो इसको याद रख लीजिए। ला जरा पानी दे दो।
लता जरा पानी दे दो। और माइटोसिस में भी ये जो होता है 3 फेज होता है, तो इसको भी याद रख लीजिए, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रिंस का जो मैट है उस पर वो एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओह सॉरी, एक चीज़ और बचा हुआ है जो कि साइटोकाइनेसिस है। तो देखिए साइटोकाइनेसिस जो होता है ना, मतलब सेल का जो डिवीजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। प्लांट सेल में डिफरेंट प्रोसेस से होता है, एनिमल सेल में डिफरेंट प्रोसेस से होता है। एनिमल सेल में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर होता है, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है जब सारा सेल का डिवीजन हो जा गया होता है। तो सेल जो है वो सेंट्रीपीटल मैनर में ऐसे डिवाइड करता है, इधर से भी, और ये भी ऐसे हो जाएगा, फिर इधर से भी ये अंदर घुसेगा। तो इसको फरो फॉर्मेशन या क्लीवेज फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर ये धीरे धीरे करते हुए ये पूरा पहुंच जाएगा यहाँ ऐसे, ये पूरा पहुंच जाएगा यहाँ ऐसे, और ये हमारा सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो एनिमल सेल का जो डिवीजन होता है वो क्लीवेज या फरो फॉर्मेशन से होता है, और ये जो है आउटसाइड से इनसाइड डिवीजन होता है, ठीक है। इसको सेंट्रीपीटल डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, वाया सेल प्लेट फॉर्मेशन। मान लीजिए ये ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे सेल प्लेट फॉर्म होते जाएगा और बाद में दोनों सेल डिवाइड कर जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है, आउटसाइड फ्रॉम सेंटर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।